Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. आज है 6th of January and we are back with our daily current affairs initiative where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format which are extremely important for all your competitive exams. So without further ado, let's move to question 1 of the day. Which species was reported as presumed extinct at a site in Western Ghats due to habitat disturbance caused by phototourism? फोटो टूरिज्म की वजह से हैबिटेट में गड़बड़ी के कारण पश्चिमी घाट की एक जगह पर किस प्रजाति को विलुप्त मान लिया गया था? सो बेसिकली यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म हमें मिलती है फोटो टूरिज्म। फोटोग्राफर्स की जो टूरिज्म बढ़ रहे हैं यूनिक पिक्चर्स खींचने के लिए, उसकी वजह से हैबिटेट डिस्टर्ब हो रहा है कौन सी स्पीशीज का वेस्टर्न घाट्स में जिसको एक्सटिंक्ट मान लिया गया था? द आंसर इज गैलेक्सी फ्रॉग। ऐसा दिखता है गैलेक्सी फ्रॉग और इसका साइंटिफिक नेम है मेलानोबैट्रैकस इंडिकस। इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स जो हमें पता होने चाहिए वो ये है कि एक तो फोटोग्राफर सीकिंग इमेजेस ऑफ दिस रेयर एम्फीबियन डिस्ट्रॉयड इट्स डेलिकेट फॉरेस्ट फ्लोर हैबिटेट, जिसकी वजह से इसकी संख्या बहुत कम हो गई। साथ ही इसका जो IUCN स्टेटस है वो है वल्नरेबल एंड इट वाज आल्सो डिक्लेयर्ड फ्लैगशिप स्पीशीज वेयर इन द माथिकेटन शोला नेशनल पार्क इन केरला। तो ये सारे फैक्ट्स हमें इस स्पीशीज के बारे में याद रखने हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 2, अंडर इंडियाज एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग फ्रेमवर्क हाउ मच मनी वाज रिलीज टू रेड सैंडर्स फार्मर्स इन आंध्र प्रदेश बाय द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी? भारत के एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग फ्रेमवर्क के तहत नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने आंध्र प्रदेश में लाल चंदन के किसानों को कितना पैसा जारी किया? तो वैसे तो दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन जिसमें हमें जो अमाउंट है वो पता लगाना है, बट देर आर सम अदर थिंग्स ऑल्सो। सो हियर द राइट आंसर इज 45 लाख रुपीज जो कि दिए गए हैं आंध्र प्रदेश के लाल चंदन के फार्मर्स को बाय द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। और ये NBA जो आपकी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है जो कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 के अंडर बनाई गई है, उसने ये मनी जो है वो किस फ्रेमवर्क के अंडर दी है? एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग फ्रेमवर्क के अंडर। ये क्या होता है? बेसिकली जो हमारा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है और उसके बाद नागोया प्रोटोकॉल है, ये जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड अग्रीमेंट्स हैं उसके तहत जो हमारा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और नागोया प्रोटोकॉल है, वो कहते हैं कि कोई भी जेनेटिक रिसोर्स जैसे कि प्लांट, एनिमल, माइक्रोब एटसेट्रा, उससे जुड़ा हुआ कोई भी ट्रेडिशनल नॉलेज जैसे कि कोई भी मेडिसिनल नॉलेज, कोई भी कॉस्मेटिक उससे बन रहा है, या उसके जो बेनिफिट्स हैं, जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हो या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हो, जो कि ऐसी ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज करके कमाए जा रहे हैं, उसको इक्वली एंड फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करना और शेयर करना इंपॉर्टेंट है विद दोज इंडिजिनस कम्युनिटीज जहां पे ओरिजिनली उसको यूज किया जाता है। सो दिस इज बेसिकली टू कंजर्व द राइट्स ऑफ ट्राइबल्स एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज, ताकि वो जो अपनी ट्रेडिशनल धरोहर है, अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको सेव कर पाए। तो रेड सैंडलवुड या रेड सैंडर्स जो है वो लाल चंदन को कहते हैं। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट स्मगल्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और ट्रीज इन इंडिया। तो हमें यहाँ पर एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग कौन से प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन के अंडर फ्रेमवर्क हमने साइन किया हुआ है वो याद रखना है, और रेड सैंडलवुड का नाम भी याद रखना है, साथ ही बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 याद रखना है एंड नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी भी याद रखना है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 3, इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स रीच्ड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच रिफ्लेक्टिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी? बाहरी वित्तीय स्थिरता मजबूत होने का संकेत देते हुए भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कितना हो गया है? तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो कि 1991 से पहले सिर्फ हमारे पास 2 वीक्स का फॉरेक्स रिजर्व बच गया था, तो वहां से रिकवर करते हुए आज हम कितने अमाउंट पे पहुंच चुके हैं जो कि हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दर्शाता है? सो द आंसर इज $696.6 billion, soon to be $700 billion.
क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच इंडियन सिटी डिड सीवेज कंटेमिनेशन ऑफ म्यूनिसिपल ड्रिंकिंग वाटर trigger a severe public health crisis causing deaths and hospitalizations? भारत के किस शहर में म्यूनिसिपल पीने के पानी में सीवेज मिलने से एक गंभीर पब्लिक हेल्थ संकट पैदा हुआ जिससे मौतें हुई और लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा? तो ऑलमोस्ट 1000 पीपल वर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम दिस इशू एंड कुछ हंड्रेड्स की डेथ भी हुई है इसमें. एंड आयरॉनिकली ये जो सिटी इन क्वेश्चन है वो है इंदौर, जिसको नीति आयोग की रैंकिंग्स में क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा दिया गया है कंसेक्यूटिवली फॉर 3 to 4 years. तो ये बहुत ही आयरॉनिक है कि क्लीनेस्ट सिटी होने के बावजूद यहाँ पर इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट हो जाता है. Moving on to question 5, how many direct jobs are expected to be generated by the 22 projects approved under India's Electronics Components Manufacturing Scheme? भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत मंजूर किए गए 22 प्रोजेक्ट्स से कितने डायरेक्ट नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है? ये तो बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है. जितने भी इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं उनको याद करने का ट्रिक एक ही है एंड दैट इज रिवीजन. अब रिवीजन या तो आप अपने नोट्स बनाकर कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो को 2 से 3 बार चाहे 2x पर देखकर विजुअल इमेजेस बना सकते हैं अपने दिमाग में, ताकि जब हम राइट आंसर टिक हुआ देखते हैं विच इज हियर 33,791, तो ये जो इमेज ऑफ द राइट आंसर है वो हमारे दिमाग में रह जाएगी. एंड this is how revision of factual questions can help us retain a lot of information. Question number 6 है, which Indian law was cited in the government notice to social media platform X for failing to remove unlawful AI generated content? गैर कानूनी AI generated content को हटाने में नाकाम रहने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को दिए गए सरकारी नोटिस में किस भारतीय कानून का हवाला दिया गया था? तो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X है जो कि फॉर्मरली ट्विटर है एंड देन एलन मस्क ने उसका टेक ओवर करके उसका नाम चेंज किया टू X. इसका जो AI चैटबॉट है जिसका नाम है ग्रोक, तो ग्रोक पे कुछ ऐसा रिपोर्ट किया गया कि जो गर्ल्स की इमेजेस हैं उनका मिसयूज किया जा रहा था और AI जेनरेटेड गलत इमेजेस जनरेट की जा रही थी, जिसको रिपोर्ट करने के बाद कौन सा लॉ, इंडियन लॉ हमने साइट किया? The Indian law cited was Information Technology Act, जिसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को कहा गया कि अपने इस AI चैटबॉट को संभालिए और अनलॉफुल कंटेंट को हटाइए. क्वेश्चन नंबर 7 है, which bilateral understanding commits India and Pakistan to refrain from initiating hostile military actions across land, air and sea frontiers? वह कौन सा द्विपक्षीय समझौता है जो भारत और पाकिस्तान को जमीन, हवा और समुद्र सीमाओं पर दुश्मन देशों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू करने से रोकता है? इसमें से कौन सा अग्रीमेंट है जिसके तहत इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ हॉस्टाइल मिलिट्री एक्शंस नहीं करेंगे? सो द आंसर इज नॉन अटैक अग्रीमेंट. क्वेश्चन नंबर 8 है, which institutional mechanism discussed export credit affordability and collateral easing under the export promotion mission for Indian exporters? किस संस्थागत मैकेनिज्म ने भारतीय निर्यातकों के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत एक्सपोर्ट क्रेडिट की सामर्थ्य और कोलेट्रल में आसानी पर चर्चा की है? इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, यानी कि कौन सी सेटिंग है जिसमें बैठकर इस इशू पर बात की गई है? सो द आंसर इज बोर्ड ऑफ ट्रेड. द आंसर इज बोर्ड ऑफ ट्रेड. जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है वो तो डेवलपमेंट की बात करेगा. फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 जो बनाया जाता है वो फाइनेंसेस डिस्कस करता है, कैसे सेंटर स्टेट के बीच फाइनेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. और जो जीएसटी काउंसिल है जो कि 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आर्टिकल 279A के तहत बनाया जाता है, वो भी जीएसटी पे डिस्कशंस करता है. बट इट इज द बोर्ड ऑफ ट्रेड जो कि एक्सपोर्ट रिलेटेड डिस्कशंस करेगा. क्वेश्चन नंबर 9 है, विच कंट्री imposed 50% tariffs that contributed to sharp decline in Indian exports discussed at a recent Board of Trade meeting? So
कोइंसिडेंटली नेक्स्ट क्वेश्चन में ही बोर्ड ऑफ ट्रेड फिर से आ जाता है। किस देश ने 50% टैरिफ लगाए जिससे भारतीय एक्सपोर्ट्स में तेजी से गिरावट आई, जिस पर हाल ही में बोर्ड ऑफ ट्रेड की मीटिंग में चर्चा हुई। तो जितना भी एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड बातचीत है वो कहाँ होगी? बोर्ड ऑफ ट्रेड में। और यहाँ पर 50% टैरिफ्स कौन से कंट्री ने लगाए हैं? ऑब्वियसली यूएस ने, क्योंकि यूएस का जो टैरिफ वॉर है वो अभी भी जारी है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच इंडियन सिटी इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स बिकमिंग द कंट्रीज फर्स्ट fully slum-free urban center through large-scale housing redevelopment and civic infrastructure upgrades? कौन सा भारतीय शहर बड़े पैमाने पर हाउसिंग रीडेवलपमेंट और सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के जरिए देश का पहला पूरी तरह से स्लम फ्री शहरी केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? तो अब तक बना नहीं है, बट सोन टू बिकम इंडिया का पहला सिटी जहां पर कोई भी स्लम नहीं होगा। So the answer is Surat in Gujarat. And with this, we finish off our 10 questions of the day. If you like the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels for ebooks, e-PDFs, and lots of daily updates for free. You have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning.